सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी गाइस देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस में देख रहे हैं हम, क्लास 10th साइंस का, ठीक है। तो जो साइंस है जिसके अंदर हम 8th का साइंस लेते हैं, 9th का साइंस लेते हैं एंड 10th का साइंस लेते हैं, ठीक है। तो अभी 10th का साइंस अभी हम ले रहे हैं, उसके साथ साथ 11th 12th का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल का अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट 2 का, साइंस पार्ट 2 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, और इसका अभी हम देखेंगे आज पार्ट नंबर 4। मतलब पार्ट फर्स्ट, सेकंड, 3, ये जो है पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये अच्छे से अपलोड हो चुके हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो चैनल का कौन सा प्लेलिस्ट सर? तो मिलेगा आपको क्लास 10 साइंस, ऐसा प्लेलिस्ट का नेम, जिसके अंदर आपको ये सभी पार्ट्स मिलेंगे ये चैप्टर के, उसके साथ साथ दूसरे भी चैप्टर के पार्ट्स मिलेंगे, वो भी देख लो, ये भी देख लो, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 10 साइंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जो फॉलो करो, कमेंट डालो, आप जो मैसेज करो, मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर मैं बोलूँगा कि आपका जो डाउट है ना वो सॉल्व ही करूँगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो आप मुझे यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप जो है वो यहाँ पर हमसे लिंक रहोगे, एंड यहाँ पे लगभग जो है वो 2000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, और आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4 और चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सॉल्व एनवायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी बायोटेक्नोलॉजी का इतना सारा यूज़ है, अभी उसके अंदर और एक यूज़ एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में भी हेल्प करता है, ये यहाँ पे आज हमको पार्ट ये 4 के अंदर सीखना है। तो देखो कैसे माइक्रोबियल टेक्निक्स आर रिलेटेड इन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज। स्वेज, उसके बाद सॉलिड वेस्ट। स्वेज क्या है? देखो स्वेज ये जो है वो सिंपल में क्या है, तो वेस्ट मटेरियल है, ओके। क्या है? तो वेस्ट मटेरियल है। ये वेस्ट मटेरियल कौन सा है? जो वेस्ट मटेरियल होता है सिटी के अंदर, विलेज के अंदर, वो होता है सेवेज, ठीक है। तो ये जो सेवेज है ना, ठीक सिंपल में, तो इसको जो है वो क्या है, इसको मतलब कि अच्छी तरीके से इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या लगता है हमको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, ठीक है। एंड माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज एंड सॉलिड वेस्ट। स्वेज इज अ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर क्या होता है? स्वेज के अंदर होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होगा। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में? ओके, इफ स्वेज इज रिलेटेड टू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक द रिवर, ऑर्गेनिक मैटर इज इन इट गेट ऑक्सीडाइज विद द हेल्प, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो क्या पे सिंपल में अगर वाटर बॉडीज की यूज़ करें, मतलब कि अगर हम रिवर की बात करें, नदी की, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है ना वाटर के अंदर, तो वो उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये रिएक्ट हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और आपको पता है कि कौन सा भी फूड अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो खराब हो जाता है, उससे बैड स्मेल आती है। एंड ड्यू टू दिस लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर डिक्रीज। और उसके बाद क्या होता है, ये जो सिंपल में हम बोलेंगे कि ये फूड है जो वाटर के अंदर होता है ना, वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है। सिंपल में हमारे इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है O2, ये वाटर है, तो ये वाटर के अंदर क्या होगा, O2 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा। और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कौन लेगा? ये सेवेज लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो सेवेज है ना वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या करेगा, यूज़ कर लेगा। तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल है ना, O2 की लेवल, ये वाटर के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो डिक्रीज हो जाएगी, एडवर्सली कैसा इफेक्ट होगा ऑन द एक्वेटिक लाइफ। और ये पानी के अंदर जो भी फिश रहेंगी ना, जो एनिमल्स रहेंगे, उसको फिर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, बिकॉज वो डिक्रीज हो गया। किससे? किसने डिक्रीज किया? स्वेज ने डिक्रीज किया। बिकॉज जो फूड वाटर के अंदर डाले गए लोगों ने, वो फूड ने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया फूड को, फूड ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो गया, वो ऑक्सीजन उसने खा लिया, उसने ले लिया वो ऑक्सीजन फूड ने। तो फिर जो एक्वाटिक लाइफ है, ये पानी के अंदर जो फिश है, ओके, जो एनिमल्स है, वो किस ऑक्सीजन को लेंगे, फिर वो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिला तो वो उनकी डेथ हो जाएंगी, और वो वाटर जो है वो रिजल्ट क्या होगा,
एज अ रेमेडी ऑन दिस एंड द स्वेज शुड बी द रिलेटेड इन टू द रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। तो अभी वाटर के अंदर क्या है, तो सिंपल में हम क्या करेंगे, सिंपल में जो स्वेज है, ठीक है, अभी जो स्वेज है, ठीक है, क्या है स्वेज, तो स्वेज आपको पता ही है क्या है, तो वेस्ट मटेरियल होता है। और अगर ये सीधा नदी के अंदर चला गया तो ये ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज कर देगा, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा पानी के साथ इसका, और ये ऑक्सीजन कम हो जाएगा पानी के अंदर का। तो हम क्या करेंगे, ये स्वेज को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन पानी के अंदर नहीं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हम क्या करेंगे, ये जो स्वेज है ना उसको पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। और इसलिए अगर वो बाद में नदी में भी गिरा ना तो भी वो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करेगा वहाँ पे, क्यों, बिकॉज ये पहले ही ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, एंड इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज नहीं होगा वाटर के अंदर का, और जो एनिमल्स है वाटर के अंदर रहने वाले उनको ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, सफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ आपको सिंपल में माइक्रोबियल टेक्निक हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, स्वेज को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इसलिए जो स्वेज है फिर बाद में पानी का जो है ऑक्सीजन लेवल कम नहीं करता, ठीक है। ये होता है हमारा एनवायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे एनवायरमेंट को भी हेल्प करता है, एनवायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट में देखो पेकिंग इनटू हिस्ट्री, मतलब कि जो हिस्ट्री में देखते हैं हम क्या होता है। जो डॉली है ये एक शीप है, ये इसका नाम क्या है, डॉली इसका नाम है, और ये क्लोन होता है। कैसे क्लोन होता है अभी मैं बताता हूँ आपको, देखो। ओके, वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड, ये कहाँ पे बॉर्न हुई, ये डॉली ये हुई स्कॉटलैंड की। ओके, अभी इसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई हम, ये जो डॉली है ना ये स्पेसिफिक, या हम बोल सकते हैं एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है। देखो कैसे, बाय क्लोनिंग टेक्निक ऑन 5 जुलाई 1996 5 जुलाई में 1996 के अंदर क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड है उसके अंदर ये डॉली नाम की जो शीप है ये बॉर्न हुई। और ये कैसी बॉर्न हुई, देखो, न्यूक्लियस फ्रॉम द उडर सेल ऑफ द शीप ऑफ द फिन डॉर्सेट, ओके, वैरायटी हैड बीन इंट्रोड्यूस इनटू द इन्यूक्लिएटेड ओहम ऑफ द स्कॉटिश शीप, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दो शीप्स है, ठीक है, शीप ऑफ फिन डॉर्सेट, उसके बाद स्कॉटिश शीप, ये दोनों को क्या किया गया, क्रॉस किया गया, ठीक है। सो न्यूक्लियस फ्रॉम द ओडर सेल ऑफ द शीप ऑफ फिन डॉर्सेट, ये फिन जो डॉर्सेट है ये वैरायटी को किसके साथ क्रॉस किया गया, ये स्कॉटिश शीप, ये दोनों को क्या किया गया, सिंपल में यहाँ पे क्रॉस किया गया। उसके बाद देन द ओहम वॉज ऑलो टू डेवलप इन द यूटरस, उसके बाद जो ओहम है उसको यूटरस के अंदर डेवलप होने दिया, और बाद में ये स्कॉटिश शीप हमको मिला जिसका नाम है डॉली। सो ये डॉली जो है वो दो शीप को क्रॉस करके मिला है, कौन से फिन डॉर्सेट एंड स्कॉटिश शीप, ये दोनों को क्या किया गया, सिंपल में क्रॉस करके गया, इसको क्रॉस किया, इनका जो गैमेट वो यहाँ पे होने दिया नेचुरली इंसेमिनेशन, और बाद में हमको यूट्रस के अंदर हमने जो है उसको डेवलप होने दिया और हमको मिल गया डॉली एंड हैड बीन बॉर्न, ये डॉली मिल गई हमको। एंड इट हैज शोन द कैरेक्टर्स एज पर द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश शीप was no visible, and it was showing that the character as per the chromosomes in the nucleus and the any character of the Scottish sheep was not possible, okay, visible, sorry। so जो स्कॉटिश शीप थी हमारी उसके कैरेक्टर इसके अंदर नहीं दिखाई दे, इसके अंदर वही दिखाई दिया जो इसके क्रोमोसोम के न्यूक्लियस के अंदर कैरेक्टर है वही इसने दिखाया, ठीक है। और इसलिए इनके अंदर क्या हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें मिल्क का प्रोडक्शन भी हुआ, और उसके साथ साथ जो हेयर्स है इनके बॉडी के ऊपर वो भी ज़्यादा है, ठीक है। ये है हमारा डॉली शिप, ये क्या है, तो क्लोन है, मतलब दो हमने क्या किया, सिंपल में दो शिप को क्रॉस करके ये हमारा डॉली शिप यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये डॉली शिप के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्कॉटलैंड में सबसे पहले ये बॉर्न हुई 5 जुलाई 1996 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन क्या होता है, देखो अभी बायो रेमेडिएशन मतलब क्या होता है। सो बायो रेमेडिएशन मीन्स either absorption or destruction of toxic chemicals and harmful pollutants with the help of plants and microorganism। मतलब प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, एक तो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, जो पॉइजनस केमिकल है ना, उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, खराब करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, उसको हम बोलेंगे बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन मतलब सिंपल में एनवायरनमेंट को साफ करना, वो होता है बायो रेमेडिएशन, और वो होता है सिंपल में प्लांट्स के इस्तेमाल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से। और जो पोल्यूटेंट केमिकल है, जो टॉक्सिक केमिकल्स है, मतलब कि पोल्यूशन कॉज करने वाले, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इफ़ प्लांट्स आर यूज फॉर दिस पर्पस, अगर प्लांट्स इस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ना, तो इट इज कॉल्ड एज फाइटो रेमेडिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइटो रेमेडिएशन बोल देंगे, बिकॉज फाइटो का मीनिंग क्या होता है, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट, एंड ये रेमेडिएशन मतलब साफ करने वाले, ठीक है। अगर प्लांट साफ कर रहे हैं एनवायरमेंट को तो वो हो गए फाइटो रेमेडिएशन। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ बायो रेमेडिएशन आर एज फॉलोज।
तो देखो इसका एग्जाम्पल भी देखो बायो रेमेडिएशन का, कुछ एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। सबसे पहले सूडोमोनास बैक्टीरिया, ये सूडोमोनास बैक्टीरिया है, ये यूजफुल फॉर द क्लीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर। जो सॉइल एंड वाटर है उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट है ना, इसको ये क्लीन करते हैं सूडोमोनास बैक्टीरिया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को साफ करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल है बायो रेमेडिएशन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द फर्न टेरिस ओके विटाटा कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल है उसके अंदर जो आर्सेनिक है, ये पोल्यूटेंट है जो सॉइल को खराब करता है, ये सॉइल का जो पोल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये फर्न टेरिस विटाटा। ठीक है, ये क्या है तो सिंपल में एक फर्न है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज ऑफ द इंडियन मुस्टार्ड कैन एब्जॉर्ब द सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। और जो मुस्टार्ड की जो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी क्यों बोलेंगे हम इसको, बिकॉज इसके अंदर कुछ फॉरेन जीन मतलब बाहर के जीन को ऐड किया गया है मुस्टार्ड के अंदर, तो वो है हमारे किसके अंदर, ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी। और ये एब्जॉर्ब करती है सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती है, सेलेनियम एब्जॉर्ब करती है। ओके, ये भी एग्जांपल है बायो रेमेडिएशन का, बिकॉज सॉइल से अगर वो सेलेनियम एब्जॉर्ब कर रही है तो ये सॉइल को क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। और बायो रेमेडिएशन का मतलब यही है कि वो एक तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर डिस्ट्रक्ट करेगा टॉक्सिक केमिकल को, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, हार्मफुल सब्सटेंस ही, ये बात आपको क्लियर ध्यान में रखनी है। मतलब सेलेनियम क्या है, और ये सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है। ये आर्सेनिक क्या है, सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है, इसलिए वो एब्जॉर्ब किया गया। उसके बाद सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। जो सनफ्लावर है ना, वो यूरेनियम एंड आर्सेनिक इसको एब्जॉर्ब करता है। मतलब सनफ्लावर भी बायो रेमेडिएशन के अंदर हेल्पफुल है। मतलब ये सनफ्लावर क्या है तो सिंपल में एक प्लांट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटो रेमेडिएशन। मतलब कि अगर बायो रेमेडिएशन पता है हमको, अगर लेकिन बायो रेमेडिएशन मतलब कि सिंपल में हम बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स, अगर प्लांट्स यूज हो रहे हैं किसके लिए, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए, उसको हम बोलेंगे फाइटो रेमेडिएशन। ये तो आपको पता ही है। ओके, एंड द बैक्टीरियम देखो डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ओके, रेडियोड्यूरेंस इज हाईली, ये जो बैक्टीरिया है देखो हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, ये रेडिएशन को रेजिस्ट कर देता है। एंड इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव डेब्रीज। जो रेडियोएक्टिव डेब्रीज होती है ना, और जो रेडियोएक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है, जो है यहाँ पे रेडिएशन जो वो निकलता है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, कौन सा, ड्यूनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये जो है वो क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखो ग्रासेस लाइक द अल्फा। उसके बाद एक क्लोवर एंड राय आर यूज इन फाइटो रेमेडिएशन, इसको हम फाइटो रेमेडिएशन में यूज करते हैं। अल्फा, उसके बाद क्लोवर एंड राय, ये क्या है तो ये ग्रासेस है। ग्रासेस मतलब आपको पता है ग्रास, ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रास होते हैं, तो उसको जो है यहाँ पे सिंपल में वो ये तीनों है, ये है फाइटो रेमेडिएशन। और फाइटो मतलब पता है, अगर प्लांट्स यूज हो रहे हैं टॉक्सिक सम केमिकल्स को, देखो सम एग्जांपल ऑफ, देखो अगर देखो इफ प्लांट्स आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ द मतलब कि क्या बोलेंगे हम, पर्पज ऑफ बायो रेमेडिएशन। अगर बायो रेमेडिएशन मतलब कि अर्थ को क्लीन करने के लिए, अगर पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर प्लांट्स यूज हो रहे हैं ना, तो उसको हम फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो ग्रासेस क्या है तो सिंपल में एक प्लांट है, ग्रासेस। ठीक है, ये सभी को पता है, ग्रास। ओके, सो पत्तियां जो होती है, घास होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रासेस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो नेक्स्ट में, तो उसके बाद है फूड बायोटेक्नोलॉजी। अभी देखेंगे फूड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब फूड के अंदर कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। फूड आइटम्स लाइक द ब्रेड, चीज, एक तो ब्रेड, पनीर, उसके बाद है वाइन, बियर, देन योगर्ट, दही, ओके, विनेगार, दारू, शरबत, ओके, बियर, ये वाइन बियर तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद है विनेगार आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प करके ये प्रोड्यूस होता है। एंड दीज फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पहले ओल्ड में इसको ही प्रोड्यूस किया गया, ब्रेड, चीज, वाइन, बियर एंड योगर्ट एंड विनेगर। मतलब ये प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना पड़ता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके हेल्प से ये प्रोड्यूस करते हैं सब्सटेंस, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड डीएनए देखो, डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ईच पर्सन इज यूनिक। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है तो जो डीएनए सीक्वेंस होता है ना, हर एक पर्सन का जो यूनिक होता है, इसलिए हमारा जो फिंगरप्रिंट है ना वो दूसरे से मैच नहीं होता। ठीक है, एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट। और इसलिए क्या हुआ है, ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ द एनी पर्सन कैन बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरिएबल डीएनए, अवेलेबल डीएनए। और ये किससे हुए, बिकॉज हेल्प ऑफ अवेलेबल डीएनए। जो डीएनए अवेलेबल है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी के इस्तेमाल से ही ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये नाम की टेक्निक अवेलेबल हुई है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे। मतलब जो डीएनए है ना उसको फिंगरप्रिंट करेंगे, और हर किसी का डीएनए मैच नहीं होता। ओके,
एंड इट इज़ मेनली यूजफुल इन द फॉरेंसिक साइंस। ये फॉरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसके लिए? आइडेंटिफाइड क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे मर्डर हुआ है, उस मर्डर जगह है वो, वहाँ पे अगर हमको किसी का बाल अगर मिल गया ना, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको हम चेक कर सकते हैं कि ये लोगों ने किया है, तो उनके बाल का जो डीएनए है ना, जो बाल हमको मिला उसका डीएनए वो लोगों के साथ अगर मैच करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं, अगर इसने अगर खून भी नहीं किया है तो वहाँ पे प्रेजेंट था, इस तरीके से। ठीक है, क्रिमिनल कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम, क्राइम के साइट के अगर मिला है तो। सिमिलरली आइडेंटिफाई फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश, अगर कोई ऐसा है, ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा जो है बच्चा है, लेकिन अगर वो उसका बच्चा नहीं है, अगर बच्चा है तो उनका जो डीएनए वो मैच करेगा, अगर नहीं है तो मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस रिसर्च परफॉर्म द सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस हैदराबाद, ये कहाँ पे होती है? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। ओके, सो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट में, लास्ट में है क्लीनिंग ऑफ द ऑयल्स स्पिलेज इन द ओशन। ओशन के अंदर क्या होता है? ऑयल स्पिल होता है, ऑयल जो होता है ना वो उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये कैसा है, हमारा लास्ट है ये पार्ट 4 के अंदर का। इफ ऑयल स्पिलेज ऑकर्स एंड इट एडवर्सली इफेक्ट ऑन द मराइन लाइफ, अगर ऑयल्स अगर हमारे जो ओशन है उसके अंदर डाला है ऑयल्स, अगर आया है ऑयल्स तेल, तो फिर क्या होगा? जो मराइन लाइफ है ना हमारी, मराइन लाइफ, बिकॉज ओशन के अंदर कैसा वाटर होता है? साल्ट वाटर, और साल्ट वाटर को हम बोलते हैं मराइन लाइफ। ठीक है, मराइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, और साल्ट वाटर के अंदर जो भी लाइफ, जो भी एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलेंगे मराइन लाइफ। तो इसके अंदर क्या होगा? तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा वो लाइफ के अंदर। एंड नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट any harm to environment is a cheaper way to become possible with the help of the oil digestive and the fast multiplying bacteria। उसके बाद अगर हमको वो ऑयल को अगर साफ करना है और हमारे जो मराइन लाइफ के अंदर जो भी एनिमल्स है उसको भी कुछ होना नहीं चाहिए, ओके, ओशन विदाउट हार्म द एनवायरनमेंट इन चीपर वे, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते हम बोल सकते हैं, कम पैसे लगे ऐसे वे के अंदर, बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। बिकॉज ये बैक्टीरिया, इसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे कि एनवायरनमेंट को कोई भी इसका असर भी नहीं होगा बुरा, और उसके साथ साथ कम पैसे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? जो ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है, अभी क्या है? ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, नाम में ही है, जो ऑयल को खाने वाले, ऑयल को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया है ना वो यूज़ करते हैं। और जो ओशन है हमारा, जिसके अंदर जो ऑयल है ना, उसको जो बैक्टीरिया है ना, जो ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है डिको, तो ये सिंपल में इसको खा लेंगे और जो हमारा ओशन है ना वो सिंपल में कैसा बन जाएगा? हमारा ओशन जो वो क्लीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल में क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखो, इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड द साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती हैड फॉर दिस फर्स्ट टाइम सजेस्टेड यूज ऑफ सच माइक्रोब्स। और ये जो डॉक्टर है ना, ठीक है, इन्होंने क्या किया? देखो, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने सबसे पहले ये जो है ये यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल इन्होंने सुझाया था। ठीक है, मतलब सुझाव दिया था कि ऐसा हम कर सकते हैं। एंड नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू हिम, और इसलिए ये जो डिस्कवरी है इसका क्रेडिट भी उनको ही जाना चाहिए या फिर उनको जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे जो हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट भी अच्छे से हो गया, पार्ट सेकंड भी, पार्ट थर्ड भी, एंड पार्ट 4 भी यहाँ पे खत्म होता है। और जो लास्ट पार्ट है हमारा 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर रिमेनिंग सभी जो चैप्टर का पार्ट है वो वहाँ पे उसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज वो हमारा लास्ट चैप्टर है, या सॉरी हम बोलेंगे लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइज हमारा पार्ट 4 है वो खत्म होता है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया ना, तो प्लीज़ कमेंट करो कि नहीं सर अच्छा समझ में आया है, कोई डाउट है तो भी पूछो। ठीक है, तो अगर डाउट है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही सकते हो, मैंने आपको बताया है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, पर्सनली मैं आपको जो है वो जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज पार्ट 4 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।